आज चारों में सबसे सीरियस कौन रहता था, मतलब प्रिपरेशन के टाइम? किशन। प्रतीक किशन ये किशन प्रतीक 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 प्रतीक। बट यार प्रतीक। अभी एक्चुअली फिलहाल यही तो फिलहाल तो किशन भाई लग रहे हैं स्क्रीन में तो सीरियस। नहीं, मैं सबसे सबसे ज्यादा मस्ती वाला। सबसे ज्यादा मस्ती यही करने वाला है। ग्रुप स्टडी ना, ज्यादातर ग्रुप स्टडी हो रही है, आप लोगों की ग्रुप स्टडी सक्सेसफुल रही, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? मतलब सब एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते थे कि चलो हाँ, ये पढ़ने बैठा, मैं भी पढ़ूं अब, ऐसा। तो ऐसा ये नहीं जो और होता? साथ प्रतीक है वो सर हम्म। हमसे सबसे ज्यादा दूसरा पढ़ता है तो एक को नींद नहीं हम आती। उसको हम उसको मोटिवेशन मान सकते हैं। प्रतीक जो है वो तो, उसका एक ही कहना था कि हमें पढ़ाई के अलावा कुछ और बात करनी ही नहीं। वो यही कह के चल रहा था हर तो टाइम। अपन मतलब जो मेन मोटिवेशन जब प्रिपरेशन करते हैं तब बहुत टाइम ऐसा फेज आ जाता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं किसी हुआ? को भी नहीं हुआ होगा। हम सब में किसी को नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि सब एक दूसरे को देख के, मतलब सबको ऐसा आइडिया आ गया था। 2-3 महीने मेहनत की ना, उसके बाद कि अब क्लियर तो हो ही जाएगा सब, ऐसा सबको आइडिया तो पहले से आ ही गया था। क्योंकि हम स्टार्टिंग में जैसे लगता था कि कैसे होगा, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे होगी। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज हमारे साथ हैं चार दोस्त जिन्होंने मिल के एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन की, और चारों लोग एग्जाम पास हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो आज हम इन चारों दोस्त से जानेंगे कि भाई किस हिसाब से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी रखी, कैसे प्रिपरेशन करी। नॉर्मली तो क्या होता है, ग्रुप स्टडी करने में फिर ग्रुप स्टडी चालू तो होती है बट कभी वो खत्म नहीं होती। तो इन लोगों ने कैसे ग्रुप स्टडी सक्सेसफुली की, कैसे चीजें मैनेज करी, तो उन सबसे हम अच्छे से जानेंगे। तो अगर आप सब एक एक करके अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दे, आनंद भाई। हाय गाइस, मेरा नाम है आनंद आचार्य और मेरा दिसंबर 2021 में स्कोर रहा है 176। और मैंने अपनी एमबीबीएस की है टीचिंग यूनिवर्सिटी चियोमिली से, जो कि जॉर्जिया में है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज किशन दकान और मैंने अपना ग्रेजुएशन ग्रोडनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया, बेलारूस में। और मैंने अभी 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 एफएमजी दिसंबर 2021 दी जिसमें 187 आए। और सनी भाई आप? hello guys, good afternoon. Myself Sunny Jivani, and I have did my MBBS from Grodno State Medical University from Belarus. And recently I gave my FMG December 2020 exam, and I cleared the exam in first attempt with a score of 215 marks. And yes. ओके, सो प्रतीक भाई आप? Okay, myself Pratik Parsala. I have done my graduation from Grodno State Medical University in Belarus, Europe, and recently I have given this FMG 2021 December and scored of 199 in this FMG. ओके, सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने सेशन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो अभी एग्जाम नहीं भी पास हुए हैं या जो बाकी लोग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो लोग बड़े रहते हैं कि भाई लोगों ने, दूसरों ने कैसे किया, कैसे उनकी स्ट्रेटजी कुछ हमारे भी काम आए। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आपने एग्जाम पास की। बधाई। हाँ, तो मैं अब मेनली जो सेशन है कि भाई किस हिसाब से हम कुछ चीजें आप लोगों ने करी, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आनंद भाई से स्टार्ट करें कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन, जैसे आप लोग कब वहां से कॉलेज से इंडिया में आए और फिर किस हिसाब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और क्या सोर्स था? तो मैं इंडिया में आया था जून में और मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन जुलाई में स्टार्ट की थी। बट वैसे देखा जाए तो मैंने अपना प्रेपरेड सब्सक्रिप्शन जून 2020 में ले लिया था, बट उसको कभी खोल के देखा नहीं मैंने। मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट जो टच किया था वो एनाटॉमी था और काफी टफ लगा था मुझे प्रेपरेड से पढ़ना। तो धीरे धीरे करके मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपने फाइनल ईयर में कर लिया था। और फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने फाइनली 18 जुलाई से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मतलब तो मेरा प्राइमरी सोर्स तो ऑफकोर्स प्रेपरेड रहा है, बट उसके अलावा मैंने काफी सारे रिसोर्सेज यूज किए हैं जिसमें मेरे को मतलब प्रेपरेड लग रहा था कि बहुत आगे है। तो मैंने काफी अलग अलग सोर्सेज ट्राई किए, जैसे ओबीसी के लिए मैंने सप्लीमेंट के वीडियो देखे थे, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और फिर एनएलसी की सेटिंग देखी है काफी सारी।
जो स्पॉन्सरशिप में वो काफी हेल्पफुल थे। तो मतलब एक मिक्स बैग ऑफ रिसोर्सेज रहा था, कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं थी। जहाँ पे मेरे को जो कंफर्टेबल लगा मैंने वो ट्राई किया, एंड आई थिंक समहाउ वर्क कर गया। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मतलब सेल्फ डाउट आता था खुद पे कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा? और मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब कितने घंटे से स्टार्ट करी थी, और जब एग्जाम आते आते फिर कितने घंटे पर डे हो गई थी? तो सेल्फ डाउट तो एग्जाम के एक दिन पहले भी था और एग्जाम की आज भी था। सेल्फ डाउट तो हमेशा रहता है और रहना भी चाहिए, आई थिंक इट्स गुड। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं लगभग 2-3 घंटे दिन के निकाल पा रहा था, मैक्सिमम 2-3-4। फिर थोड़े थोड़े जैसे जैसे महीने बढ़े तो मैंने पिकअप किया 7-8, और फिर मैं जब इन सब फ्रेंड्स के साथ जुड़ा तब मेरा प्रिपरेशन काफी अच्छे से होने लगा था। हम्म लगभग 10 घंटे दिन के हर टाइम नॉर्मली हो जाते थे, प्लस हम्म। माइनस रहता। ओके। और एमसीक्यूज का क्या सीन था? सर एमसीक्यू जहाँ से मिले जो मिले कर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रेफरेड करते या फिर मैरो करते या फिर कोई और ऐसा है, सारे बेस्ट है। जहाँ से आपको समझ आ रहा है एमसीक्यू वहाँ से लगाओ। इनफैक्ट मैंने एनएलसी के टेलीग्राम ग्रुप्स को फॉलो किया था एमसीक्यूज के लिए, और वो भी मुझे लगा काफी हेल्पफुल रहता थैंक यू सो मच आनंद शेयर करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी। और अब हम चलेंगे प्रतीक की ओर। तो हाँ प्रतीक भाई, आपने कैसे क्या किया, कैसे 199 तक पहुंचे? बहुत लंबी स्ट्रेटेजी है। अभी चालू किया था मैंने 5th ईयर के वेकेशन में, हम्म और तभी मैरो का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। प्राइमरी सोर्स तो मैरो ही था, मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैंने मैरो में से कवर किए थे। बट लास्ट में आते आते रिवीजन, रैपिड रिवीजन करते करते, रैपिड रिवीजन सब मैरो में से नहीं किया था मैंने, अदर सोर्स से किया था। बहुत सारे सोर्स मैंने, सब सोर्स मतलब ले लिए थे ये एफएमजी पास करने में। उसका मैंने अभी लिस्ट बनाया बनाया था मैंने एक महीने पहले। ये हम्म। 1 महीने का पूरा रिवीजन, रैपिड रिवीजन का है शेड्यूल अंदर। कैसे था वो, जरा एक आपको बार अभी व्यूअर्स, करेंगे आप? हाँ आपके व्यूअर्स को चाहिए तो भी मैं बोल सकता हूँ, भी एक बार रीड कर सकता हूँ उस पूरा। बिल्कुल। कि मेडिसिन लास्ट 31 डेज का पूरा शेड्यूल था लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम। हम्म मेडिसिन के लिए 2 दिन निकाले थे, आशीष सर के रैपिड रिवीजन वीडियोस थे उसमें। फिर पीएसएम के लिए दीपा मैम है मिस्ट में, ओके। तो उसका यूज किया था मैंने। फिर सर्जरी में मैरो था, रोहन खंडेलवाल सर। गायनेक में साक्षी अरोड़ा। देन ऑप्था अगेन आशीष। देन ईएनटी राजीव धवन फ्रॉम द मिस्ट। pediatric from the also from the mist. Radio from Prep Ladder, Zainab Vora. Forensic is also from the mist. Then Patho and Micro from Preeti Sharma. She is available in an academy. Free videos are available. वाईफाई चला गया यार, शिट। अरे Dharma also from the Prep Ladder. Anesthesia, Ashish sir's rapid revision videos. Anatomy and biochem, both from Azam sir. And physio also from Ashish sir. Okay. These were the whole list from different sources I have gathered and done rapid revision from these sources for last 1 month. Okay. Of exam. तो basically I first completed the whole course 3 months ago. Okay. Whole course, and last 3 months were for the revision. And last month I just discussed this before you. Last month was this. तो मतलब किस जो प्रिपरेशन जब सब्जेक्ट वाइज उस समय करते हैं अपन, चीजें यहाँ से वहां से सोर्स, ये सब चीजें, जो एक टाइम शेड्यूल कैसे आप मैनेज करते थे, और कितने घंटे से स्टार्ट किया था, कितने घंटे तक आपने प्रिपरेशन करी जब आप पहुंचे आगे जाके? टाइम में तो सब सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, जो नॉर्मल स्केड्यूल होता है, जो जहाँ भी जरूरी है टाइम वहां पर यूज करते थे। मतलब 6:30 बजे उठते थे हम सब साथ में ही थे, हम सब एक जगह पे रह रहे थे। तो 6:30-7 बजे मैक्सिमम उठ जाते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, बाद में
पढ़ने बैठ जाते थे। हम्म। और 12 बजे लंच, वो सब रेडी रहता था, हमको कुछ बनाना नहीं पड़ता था। 12 बजे लंच और 1 घंटे की नींद, और बाद में फिर से चालू पढ़ना। और 7 बजे डिनर होता था, हम्म। और डिनर करके वापस पढ़ाई, और 11-12 बजे सो जाते थे, और फिर से 6:30 बजे चालू, फिर से जो रूटीन था वो। बस ये हमारा स्केड्यूल 5 मंथ्स के लिए था। लास्ट मीन्स जहाँ बेलारूस से आए, बाद हम्म। में एक जगह रहने के लिए ढूंढी, और वहां पर सबको बुलाया, और हम साथ में रह रहे थे। और ये स्केड्यूल था पूरे 5 महीने तक, पूरा टाइट। तो मतलब कितना घंटे, लगभग 12-14 घंटे रोज की हो ही जाती थी पढ़ाई? हाँ, अभी प्योर स्टडी गने प्योर गिने तो इतना 10-11 तो हो जाता था। 10-11 प्योर, मतलब ये पूरा पढ़ाई में ही लगाते थे। तो मेनली ये होता है कि भाई इतने सारे दोस्त मिलके पढ़ाई करना, तो मतलब क्या उस चीज का बेनिफिट क्या रहा आपको, और क्या अगर थोड़ा मतलब कुछ प्रोज और कॉन्स दोनों चीज रहती है हर चीज की, तो अभी आपको? अभी सभी को पास होना था इस एग्जाम में, फर्स्ट टाइम है। हम्म। तो सभी का वो जो अंदर से था कि अभी निकलना है, अभी फर्स्ट टाइम है, तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हम्म। तो वो था अंदर से, मतलब। तो साथ में मेहनत की, कोई टाइम पास नहीं किया, ऐसा सब था, साथ में सब मिलके किया सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ओ, डॉक्टर। फ्रेंड्स, हाँ, फ्रेंड्स ऐसे ढूंढने के जो जिसको पढ़ना है और पास होना है। अभी कोई ऐसे भी मत सीरियस होना चाहिए। ऐसे ढूंढ, क्या? सीरियस होना चाहिए लोग। सीरियस होना चाहिए, यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डॉक्टर किशन की ओर चलेंगे। भाई डॉक्टर किशन, आप इतना इन सब में सबसे सीरियस मुझे आप ही लग रहे हो। तो अनम्यूट करके आप जरा अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी अगर आप एक बार शेयर करें, क्या सीन था? मैंने अपनी 90% प्रिपरेशन का है ना, तो मैं प्रेप यूज करता था। हम्म। ओके। तो मैंने करीब 1 साल पहले ही सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था जब मैं बेलारूस में था। हेलो। हाँ 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 हाँ। 1 साल पहले सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने प्रेप का। हम्म। बेलारूस में मैंने अराउंड 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे वन टाइम, हम्म। मेन वीडियोस में। फिर इधर जून एंडिंग में हम आए इधर इंडिया में। फिर अराउंड 15 जुलाई मैंने स्टार्ट की इधर प्रिपरेशन सबके साथ। हम्म। फिर 15 जुलाई स्टार्ट की, फिर भी मेन सोर्स प्रेपरेटर ही था मेरा, 90% प्रिपरेशन उसमें से ही था। ओके। तो प्रेप रेडर में मतलब रैपिड रिवीजन से या मेन वीडियो से? जो फ्यू सब्जेक्ट्स थे जैसे ऑफ्थाल्मो और पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी और एनाटॉमी और पैथोलॉजी, ये हम्म। सब जो सब्जेक्ट्स है उसमें मैंने मेन वीडियोस किए थे। ओके। फिर रैपिड रिवीजन तो मैंने सभी सब्जेक्ट का किया था, इन सब सब्जेक्ट का भी किया। हम्म। ओके। तो क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहता है एफएमजी के लिए, मेन वीडियोस या रैपिड रिवीजन? मेन वीडियोस अगर आप एक बार देख लेते हो तो रैपिड रिवीजन में बहुत देरी नहीं लगती, मतलब सब समझ में आ जाता है, हम्म। वो बेनिफिट है। बाकी कोई सब्जेक्ट है जैसे ईएनटी है और फार्मा था, उसमें रैपिड रिवीजन इनफ, मोर देन इनफ था मेरे लिए, मतलब। हम्म। बिल्कुल। तो मतलब ये जैसा होता है कि जो लोग कोचिंग से पढ़ते हैं उनको क्या होता है कि उनको इतना प्लानिंग और इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, जो कोचिंग में चल रहा है वो पढ़ लो, वो चीज हो जाती है। हाँ, बस वही। प्रेप में वगैरह इनमें जो पढ़ता है उनको, क्योंकि खुद को सेल्फ मोटिवेशन रखना एक सबसे बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद प्लानिंग खुद से बनाना करना, मतलब यस। मैं यही मानता हूँ कि एफएमजी एग्जाम में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लानिंग है। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी। प्लानिंग है, यस। तो हम्म। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा हुआ था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर हम्म। जब मैंने सबके साथ स्टार्ट किया ना, तब मैंने खुद का टाइम टेबल बना लिया था कि हम्म। मतलब ये सब्जेक्ट ये टाइम में होने ही चाहिए। मतलब सर्जरी के मैंने अराउंड एग्जांपल 9 डेज दिए थे स्टार्टिंग में। फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने सर्जरी लिया था क्योंकि वो मैंने कर लिया था एक बार मेन वीडियो से। हम्म। तो मैंने वैसे टाइम टेबल बना लिया था पूरे 19 सब्जेक्ट्स के लिए। ओके। 3.5 मंथ के लिए बनाया था टाइम टेबल।
तो वो टाइम टेबल मैंने एकदम टाइम पे कंप्लीट कर दिया। ओके। उसके बाद मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया, सबका हो गया। ओके, तो मतलब कि आप लोग की जो पढ़ाई होती थी लगभग वो सबकी साथ में ही होती थी, मतलब जितने घंटे वो पढ़ रहा हाँ है मतलब उतने घंटे वो भी। कोर्स थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, मगर पढ़ाई तो साथ में ही होती। प्लानिंग थोड़ी बहुत डिफरेंस थी, बट एटलीस्ट हाँ पढ़ने का टाइमिंग लगभग सेम ही था सबका साथ में। सेम ही था। और बीच एमसीक्यू। में 1-2.5 घंटे एमसीक्यूज करते थे, जो साथ में ही करते थे हम सब। तो हम्म कोई भी एमसीक्यूज का सोर्स तो कोई भी एक एक सोर्स नहीं था, बहुत सारे सोर्स। एमसीक्यूज पे कितना फोकस दिया आपने? एमसीक्यूज में कहा ना, वो 1-2.5 घंटे हम सब, हाँ, पांच पांच लोग थे ना, हम सब साथ में करते थे हम्म। कोई भी एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल वो टेलीग्राम पे ग्रुप्स में आते हैं ना एमसीक्यू, वो आते हैं। फिर कोई भी फ्री ऐप में आते हैं एमसीक्यूज वो। फिर एमसीक्यू का सोर्स मैटर नहीं। एवरी वीकेंड हम क्या। एमसीक्यू का Yes. सोर्स मैटर नहीं करता है, कहीं से भी करो बट करो। हाँ यस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। Consistency होनी चाहिए, वही चीज है। जब मतलब रिजल्ट, जब आप लोगों के रिजल्ट आए तो जो मार्क्स थे वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थे या ज्यादा थे, कम थे? ना मेरा तो मतलब थोड़े ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए इनफ है ये। हाँ, 150 चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। हाँ बिल्कुल सही। 150 चाहिए। थैंक यू किशन भाई शेयर करने के लिए। और हम डॉक्टर सनी की ओर चलते हैं, जिन्होंने मतलब 215, इन सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा आई थिंक इन्हीं के हैं मेरे हिसाब से। तो Like we all prepared together. हम्म It wasn't like स्टार्टिंग में ऐसा ये डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट रहता था। लाइक हमारे फ्रेंड्स जो थे सब डिसाइड कर रहे थे कि लाइक गो टू सम अदर प्लेस एंड जॉइन सम कोचिंग क्लासेस। बट if we know that if we can do it by ourselves, we can stick to a particular timetable and we can do it thoroughly, then I thought that it is not necessary that to go to such coaching classes and to do like so हम लोग ने फिर मिलके ऐसा डिसाइड किया कि एक अच्छी जगह ढूंढी। फिर वहां पे हमने सब साथ में मिलके फिर प्रिपेयर किया। टाइम टेबल वाज लाइक सब अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल किया सबने, फॉलो किया सबने। अलग अलग सोर्सेज सबके डिफरेंट थे। लाइक मैंने कोई एक ऐसा सोर्स नहीं होगा कि जो मैंने नहीं टच किया होगा, सारा सोर्स मैंने यूज किया। कोई एक पर्टिकुलर सोर्स ऐसा नहीं होता कि मतलब वो 100% अच्छा हो। कोई भी सोर्स, सब सोर्स में कुछ ना कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ थोड़ा वीक होता है। तो लाइक मैंने प्रेपलेडर से बहुत सारे सब्जेक्ट्स किए, मैरो में से बहुत सारे सब्जेक्ट किए। लाइक 60% मैरो किया होगा, 40% प्रेपलेडर किया होगा। और दूसरा जो भी कुछ है वो लाइक टेलीग्राम में से जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस थी वो सब किया। फिर उसके अलावा जो अ, हमने बेसिकली ऐसा प्लान किया था कि 2 बार रिवीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले जब इंडिया आए हम लोग, उसके पहले मोस्टली 10 सब्जेक्ट जितना तो हमने कर लिया था। मतलब मैं और एक दूसरा फ्रेंड है प्रतीक, इसमें ही है। हम साथ में वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे, हम एक ही ग्रुप में थे वहाँ पे भी। तो हम लोग ने साथ में प्रिपरेशन वहां से ही चालू कर दिया था। फिर लाइक 10 to 11 सब्जेक्ट हमने वहाँ कर दिया था एक बार। फिर यहाँ आने के बाद फिर हमने नए से नया टाइम टेबल बनाया, फिर उसको फॉलो किया। ऐसा सोचा था कि 2 बार तो मिनिमम होना चाहिए रिवीजन। तो हमने उस हिसाब से फिर तैयारी चालू की और फर्स्ट रिवीजन फटाफट खत्म कर दिया। और फिर जो सेकंड टाइम जो था इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा वो एक बार रिवाइज नहीं करेंगे तो रिकॉल होना इम्पॉसिबल है। लाइक जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो ठीक है कि जो समझ में आ गया वो हमको लॉन्ग टर्म के लिए वो रहेगा अपने अंदर। बट जो भी दूसरा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो मतलब वोलेटाइल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, उसको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमने उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई और वो कंप्लीट करते गए। फिर लास्ट में ऐसा आया कि लास्ट के 2-3 महीने तो मतलब जैसे हमारा जो शेड्यूल था, सुबह 6 बजे उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, 8 बजे पढ़ने बैठना, फिर 12 बजे लंच करना। तो लंच जैसे करके आते हम थोड़ा बहुत रेस्ट करते, फिर आधे घंटा, फिर 1 बजे हम वापस स्टार्ट कर देते हैं। और वो 1 बजे के बाद जो एंड में सब जो फ्री में जो आते हैं टेस्ट एंड डिस्कशन, लाइक DBMCI और वो सब प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम लोग वो 40-50 मिनट्स का टेस्ट रहता था, छोटा छोटा सा। बट एक बार हमने रिवीजन कर लिया है सब्जेक्ट का, फिर वो हमारे लिए बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि वो रैपिड 1 और 2 आवर्स में पूरा हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाता था।
इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होते हैं, या फिर उसमें हमारा कुछ मिस्टेक हुई तो हम वो टॉपिक वापस देख लेते थे। उस हिसाब से मतलब वो बहुत बेनिफिट हुआ। टेस्ट एंड डिस्कशन है, फिर और सब सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर सोर्सेज है। लाइक स्पेसिफिक बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो मैरो के अंदर से मुझे ऑब्स गायनी के अंदर साक्षी अरोड़ा मैम, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो सोर्स ऐसा है कि कंप्लीट है, मतलब वो तुम लोग ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो फिर दूसरी जगह देखना नहीं जरूर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है। फिर मेडिसिन थोड़ा उसमें बड़ा था, मतलब मैरो में थोड़ा मतलब बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब वो 6 मंथ के अंदर हम कंप्लीट करना इजी नहीं था। तो हमने वहां पे एक बार किया था मेडिसिन, मैंने और प्रतीक ने वहां पे किया था एक बार। तो फिर यहाँ पे आके हमने थोड़ा शॉर्ट सोर्स उसका ढूंढा, मतलब फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ज्यादा फोकस कर रहे थे, और फिर थोड़ा रैपिड रिवीजन देखा। फिर वो एनएलसी में शॉर्ट में मेडिसिन कवर किया तो वो देखा। वो मेडिसिन भी हो गया, सर्जरी भी मैरो में बेस्ट था, रोहन खंडेलवाल सर। उसमें भी कोई दूसरा सोर्स हमने नहीं देखा है। वैसे प्रेप लैडर में भी जो सर है प्रीतेश सर, उसका भी बहुत मस्त है, बट वो अगर हमने एक बार मेन वीडियोस किया होगा तो उसका थोड़ा लेंथी है इन शॉर्ट, बट उसने बहुत अच्छे से कवर किया है, पूरा पूरा टॉपिक कवर किया है। फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज देखे तो ईएनटी के अंदर वो जो सर है धवन सर, उन्होंने सबसे बेस्ट करवाया। मतलब उसके अलावा कुछ करना नहीं, बहुत शॉर्ट में। और उसकी जो पीडीएफ भी है कुछ 80-90 पेजेस की है, बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सब उसमें कवर हो गया है, छोटी सी पीडीएफ में भी पूरा सब्जेक्ट कवर्ड है। वैसे सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग है। और एक बार तो वो सब सब्जेक्ट क्लियर किया था, कंप्लीट कर दिया था। फिर लास्ट में जो रिवीजन का टाइम था उसमें लास्ट में 2-3 जो 5-5 मार्क वाले जो सब्जेक्ट्स थे, लाइक साइकियाट्री। साइकियाट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जो अच्छे से किया होगा तो ही काम आएगा उसमें। फिर तुम लोग वापस एंड में रिवीजन करो भी उसका मतलब नहीं, क्योंकि उसके जो ऑप्शंस और वो सब होते हैं वो तुमको उस टाइम पे जो सही होने वाला होगा तो वो सही होगा, बाकी पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, ऐसा था मेरे लिए। इसलिए साइकेट्री में मैंने बहुत फोकस नहीं किया था। और वैसे भी उसका वेटेज 5 ही था, तो सोचा कि एक बार पढ़ाए 3 सवाल भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिर चलेगा, इनफ है। उस हिसाब से फिर लास्ट में वो 2-3 सब्जेक्ट जो शॉर्ट सब्जेक्ट है वो नहीं किया था। फिर रेडियोलॉजी में भी जैनफोरा मैडम का जो था वो सबसे बेस्ट था। मतलब उन्होंने भी जो शॉर्ट में रैपिड रिवीजन जो दिया है उसमें भी सब कवर हो गया है। और उसके अलावा मिस्ट का जो वैकेशन में जो पैकेज है उसमें एक मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया था, तो उसकी जो नोट्स थी वो हमने रिफर किया था वो थोड़े सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे मतलब जो हमने कभी रेगुलर में नहीं आया वो सब्जेक्ट्स के लिए वो शॉर्ट सोर्सेज पकड़ के उसको गो थ्रू किया। और वो सब क्योंकि जब जो बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें थरोली करना अच्छा रहेगा, बाकी जो हमने कभी नहीं देखा उसके लिए शॉर्ट सोर्स और उसको स्टिक कर देने का बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे बहुत सारे सीनियर्स लोग भी कहते हैं कि स्टिक टू सोर्स, बट वो सबके लिए डिफरेंट रहता है। अगर तुम लोग अच्छे से सोच के करो तो बहुत सारे सोर्स में तुम बेस्ट ढूंढ के कर सकते हो खुद का है इस हिसाब से। बाकी वो जो हाँ ग्रैंड टेस्ट हमने बहुत सारी ग्रैंड टेस्ट दी थी हम सब ने मिलके, वो भी बहुत बेनिफिशियल थी। ग्रांड टेस्ट में क्या स्टार्टिंग में क्या स्कोर रहता था और किस हिसाब से वो इंक्रीज हुआ आपका? ग्रैंड टेस्ट हमने लगभग 10 जितनी ग्रैंड टेस्ट दी होगी, बट सब में पास तो हो ही गए थे। सब ग्रैंड टेस्ट में क्लियर तो हो ही गई थी। लाइक मैरो में एक ग्रैंड टेस्ट थी उसमें 200 एक बार गया था। फिर दूसरे सब में 180 प्लस समथिंग था सब में उस हिसाब से। और थोड़ी सी ग्रैंड टेस्ट ऐसी थी कि मतलब वो जो फ्री वाली जो ग्रैंड टेस्ट होती है ना वो मतलब उसका लेवल बहुत हाई बना है वो लोग। मतलब थोड़ी सी ग्रैंड टेस्ट ऐसी होती है, मतलब उसमें अगर कम भी आए तो भी कोई मतलब हमको पता है कि इस हिसाब से तो कोई आना ही नहीं वाला है, वो हमको आइडिया ही जाता है इसलिए। कौन से मेन सब्जेक्ट है जिन पे फोकस करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो जून की एग्जाम? ओके हाँ, वो मेन सब्जेक्ट्स तो लाइक पीएसएम सबसे पहले, क्योंकि वो किसी ने टच नहीं किया होगा अपने 6 ईयर की स्टडीज में, क्योंकि सब फॉरेन ग्रेजुएट्स में मतलब वो आएगा ही नहीं किसी को। तो वो सबसे पहले मैं तो ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले एक बार वहां पे पीएसएम कंप्लीट करके आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पीएसएम ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें भी 60-70% कंसेप्चुअल होता है, और दूसरा जो 40% होता है वो प्योरली वोलेटाइल है। मतलब उसको तुम एक बार आगे किया होगा तो यहाँ पे आके बहुत इजी रहेगा तुम सबके लिए। तो पीएसएम एक बार वहां से करके यहाँ पे आओ तो
6 महीने के टाइम के अंदर तुम अच्छे से दूसरी बार भी देख सकोगे। बाकी यहाँ पे आके तुम स्पीड में कंप्लीट करोगे पीएसएम, तो फिर वो तुम 50% उसमें फर्स्ट टाइम में याद रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम करोगे तो 60-70% याद रहेगा। उससे अच्छा एक बार वहां से करके आओगे ना तो बेनिफिशियल है। पीएसएम, उसके अलावा और गायनी, देन सर्जरी, मेडिसिन, ये तो सबको पता ही होगा, ये 4 सब्जेक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा इस बार ऑफ्थेल और बायोकेमिस्ट्री, मुझे लगा कि बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे ज्यादा, तो वो सब्जेक्ट्स। फिर इमेज बेस्ड तो थोड़े इजी थे, रेडियो और वो सब इमेज बेस्ड में कवर हो जाता है, वो बहुत इजी था वो पोर्शन। मतलब उसमें इतना मतलब इम्पोर्टेंस तो देना ही है, बट फोकस जो करना है, जो हमको, जो हमारा वीक हो सबके लिए, वो उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। फिर उसके अलावा बस ये सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। ईएनटी, हाँ ईएनटी के भी क्वेश्चंस थे। आज चारों में सबसे सीरियस कौन रहता था, मतलब प्रिपरेशन के टाइम? किशन, प्रतीक 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 बट यार प्रतीक, अभी फिलहाल तो किशन भाई लग रहे हैं स्क्रीन में तो सीरियस। मैं सबसे ज्यादा मस्ती वाला। सबसे ज्यादा मस्ती यही करने वाला है। तो सुबह आप लोग का उठने का होता था, जैसे सुबह 7 बजे कब जब भी आपका उठने का होता था, सबसे पहले अलार्म कौन था सब में से? कि हाँ, वो उठाने वाला एक बंदा होता है ना कि यार उठो। सनी सनी ये 215 वाला था। अच्छा, ये उठाने वाला था सबको। 1 बजे उठता था ये। सबसे सबसे आलसी कौन था चारों में से? आनंद। आलसी तो कोई नहीं था। भाई 5 कलाक। अरे दिसंबर एग्जाम के टाइम ठंड इतनी होती है ना, नींद इतनी आती है सुबह सुबह, मुझे पता है, मेरा भी दिसंबर लास्ट हाँ टाइम। वो है। आनंद उठने में बोल रहे आनंद लेट करता है। मैं सबसे लेट उठता था। सबसे मैं पहले वो सोने सबसे सबसे पहले सोने में कौन जाता था? 5 मिनट सोने में सबसे सोने में पहले तो किशन था। किशन, किशन सनी, मैं और सनी सब 12 बजे आजू बाजू सोते थे सब। अच्छा, दिन में सोने का क्या सीन था? दिन में सोना होना चाहिए था किसका? दिन में मैं सोता था आधे पौने घंटे। 1 घंटा, जैसे वो तो सब सोते थे 1 घंटा। मेनली जब ग्रुप स्टडी ना, ज्यादातर ग्रुप स्टडी हो रही है, आप लोगों की ग्रुप स्टडी सक्सेसफुल रही, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? मतलब सब एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते थे कि चलो हाँ ये पढ़ने बैठा, मैं भी पढ़ूं अब, ऐसा। तो ये ऐसा जो नहीं और था? साथ प्रतीक है वो सर हमसे सबसे ज्यादा दूसरा पढ़ता है तो एक को नींद नहीं हम आती। उसको मोटिवेशन मान सकते हैं। प्रतीक जो है वो उसका एक ही कहना था कि हमें पढ़ाई के अलावा कुछ और बात करनी ही नहीं, वो यही कह के चलता था हर टाइम। तो मतलब इनमें वो कुछ रीजन से बोल रहे होंगे ना, या तो किसी के फोन आ रहे होंगे ज्यादा कहीं से? नहीं नहीं, ये तो सर सबसे सीनियर है। ये तो ये फोन ये काफी फोन मोटिवेटेड था। फोन किसके हमें आते थे? एक्सपेक्टेड था कि आनंद के आते होंगे फोन, मुझे लगता है ज्यादा। नहीं सर, मैं दूसरे नंबर पे था। इन दोनों के फियांसे हैं, किशन और सनी के। मेरे और सनी के fiance। अच्छा अच्छा, तो डिस्टरबेंस फिर होता था वहां से? नहीं नहीं, नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं होता था। बहुत नहीं नहीं बहुत नहीं। सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है। और कभी सपोर्टिव। फोन होता है तो भी बाहर चले जाता हूँ। तो मतलब डिस्टर्ब सिर्फ गर्लफ्रेंड ही करती लगता है। नहीं नहीं, कभी ऐसा मुझे तो लगा नहीं अरे है। मुझे इसकी क्वाइट कोई सपोर्ट गर्लफ्रेंड नहीं मिला है, रही अभी, मतलब। डायरेक्ट ये सनी का डायरेक्ट सगाई हुई है, डायरेक्ट कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही नहीं, है। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि सगाई हो गई, फियोन्सी, इसलिए इतना डिस्टर्ब नहीं किया, वरना गर्लफ्रेंड होती तो डिस्टर्ब होता ज्यादा। एक्सपीरियंस नहीं है उसको गर्लफ्रेंड का, तो उसको पता नहीं होगा। आनंद को है एक्सपीरियंस। लग रहा है वो देख के। तो अपन मतलब जो मेन मोटिवेशन जब प्रिपरेशन करते हैं, तब बहुत टाइम ऐसा फेज आ जाता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं किसी हुआ? को भी नहीं हुआ होगा, हम सब में किसी को नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि सब एक दूसरे को देख के, मतलब सबको ऐसा आइडिया आ गया था। 2-3 महीने मेहनत की ना उसके बाद कि अब क्लियर तो हो ही जाएगा सब, ऐसा सबको आइडिया तो पहले से आ ही गया था। क्योंकि हम स्टार्टिंग में जैसे, लगता था कि कैसे होगा, सेल्फ प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने एक्चुअली ना मॉक सर टेस्ट चालू किया ना जब, इन लोगों को मैंने इन लोगों को काफी लेट ज्वाइन किया था। लाइक मैं अक्टूबर 15 को इन सबको मिला था, तब तक मेरी प्रिपरेशन लाइक काफी ठीक ठाक ही थी, 2-4-5 सब्जेक्ट हुए थे। बट अक्टूबर 15 से फिर मैंने 2 महीने इनके साथ सीखे, तब जाके लगा। मैंने सिर्फ एक ही बार रिवाइज किया था, वो भी लाइक हुआ नहीं हुआ उस तरीके से, निकल गया। अच्छी बात है, इन लोगों की रिस्पेक्ट ऑफ।
तो लास्ट में आप लोग जो जूनियर से उनको क्या सजेस्ट करने वाले हैं, वन बाय वन? अगर मतलब अगर आनंद से बात करें तो फिर जो जूनियर से उनको जो 2022 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, और जो क्या बोलते हैं इसको, अपनी नेक्स्ट की एग्जाम देने वाले हैं, तो वो एक एक करके अगर आप उनको क्या लास्ट में बोलना चाहते हैं आनंद भाई? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, लाइक कोई कितना भी कहे एग्जाम टफ है, एग्जाम ये है, एग्जाम वो है, हमें पता है हमारे सोर्सेज क्या हैं, हमें पता है हमें कितना पढ़ना है। और काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, जैसे आपके हैं, और काफी सारे हमारे स्टूडेंट से ही हैं जो वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कौन सा सोर्स है क्या है। आई थिंक ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए किसी भी सोर्स को, और कभी डाउट मत करो किसी भी सोर्स को कि भाई ये 15 नंबर का तो इसमें मेरे 15 आएंगे, या फिर ये 20 का है तो 20 आएंगे। किसी को डाउट नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत रखनी है, और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मैं यही कहता हूँ, बिकॉज आज नहीं तो कभी ना कभी तो मेहनत ऑफकोर्स तुम्हारे काम ही आएगी, जो होंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ बच्चों को, लाइक जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट में जो स्ट्रेस आता है ना, वो कभी कोई फेस नहीं कर सकता लाइफ में। बिल्कुल। तो बस यही है कि भाई जो भी सोर्स है, जहाँ से एक्चुअली फ्री में भी पढ़ के आप पास हो सकते हो, मेरा ये कहना है। और अच्छे से करो, मेन यही है। और हाँ, और यही है। और एमसीक्यूज बैक टू बैक करते रहो, हर दिन एमसीक्यूज करो, हर दिन मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है हम 5 जन से हमें कुछ ना कुछ एक दूसरे से भी नया सीखने को मिला है। एक्चुअली तुम अगर साथ में नहीं रह सकते हो इट्स ओके, बट तुम एटलीस्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहो, और सारे अगर एक साथ रहेंगे तो आई थिंक सबका हो जाएगा। और बस यही है कि मेहनत करते रहो और फल देखा जाएगा। बिल्कुल। हाँ, मैं तो बस ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखनी है, बीच में छोड़ नहीं देना। अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो 1-2 दिन के लिए, मगर फिर कंटिन्यू कर देने, ज्यादा वेट नहीं करना। वैसे फिर अगर बीच में हर वीकेंड हम एक मॉक टेस्ट देते रहे, जिसमें मैंने अराउंड 10 मॉक टेस्ट दी होगी। उसमें से स्टार्टिंग में 2 मॉक टेस्ट में मेरे क्या अराउंड 140 आए थे, तो मेरे को लगा कि ये फेल हो गया है ऐसे 2 मॉक टेस्ट। फिर मतलब ये होप नहीं छोड़ने का कि फेल हो गए तो वो फेल हो जाएंगे, एमसीए एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ। 2 एग्जाम में मैं फेल हो गया, फिर तीसरे में अराउंड 150 आया, मतलब बढ़ता गया स्कोर। इसलिए वो लेवल ही ऐसे होते हैं, मॉक टेस्ट पहले से ऐसा लेवल बनाते हैं कि बच्चे सीखे, इस फेल होके सीखे। बिल्कुल, यही मेनली करना चाहिए। ओके, और प्रतीक भाई? अभी मोटिवेशन में तो क्या है अभी, हमें 5 महीने मिलते हैं ना अभी, जब हम फॉरेन ग्रेजुएट बनकर यहाँ पर आते हैं, तो कितने 5 महीने 6 महीने होते हैं हमारे पास प्रिपरेशन के। तो जैसे हम लोगों ने किया कि पूरा गायब रहे, पूरा गायब मीन्स कोई भी कांटेक्ट, पूरा स्टडी में फोकस। और ऐसे ही होता है कि पूरा स्टडी में फोकस रखना चाहिए, और पूरा गायब 6 महीने के लिए, और सोशल मीडिया का कम से कम यूज करे तो अच्छा है। ये सब 6 महीने के लिए करना है सिर्फ प्रिपरेशन, तो और बैठ के पूरा 100% दे हमारा, और ऐसे करनी चाहिए। तो बिल्कुल पास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट बीच में कोई डिस्टरबेंस या फिर होगा तो पूरा साइड में निकल कर पूरा अलग से प्रिपरेशन करना चाहिए। और जहाँ जो फॉरेन में जो भी कर आए, जो भी किया, वो सब साइड में रखकर पूरा भूल जाना चाहिए, और पूरा नए सर से शुरू करना चाहिए कि भाई अब 6 महीने है मेरे पास, और इतने सब्जेक्ट है, इतना मैंने किया है, और अभी इतना करना बाकी है, तो अभी कैसे करें उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए। और और 3 महीने पहले टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए, और बाद में से बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और 1 महीना मॉक टेस्ट दे तो भी चलेगा, और मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। मॉक टेस्ट हमने 15-20 दी होंगी, हमने 15-20 मॉक टेस्ट ऑल ओवर दी होंगी, मैंने और सनी ने, हमने। और ये 2
आनंद और ने 11-12, तो वो तो रहता है ये देने का, तो ये हमें पता चलता है ना कैसे कितना करना बाकी है, अभी कितने हम कहाँ पर है। तो सनी भाई, अब आप कुछ अच्छा है थोड़ा सब। मोटिवेशन अगर देना चाहें बच्चों को, जूनियर्स को, और जो जून के लिए कर रहा है प्रिपरेशन। Yes, as very well said by Dr. Anand and Kishan, like that, the consistency is the main thing. Stick to, Anand said that we should stick to one source. Like those who feel like that a single source is very good for them, stick to one source. सबके सबके लिए खुद का इंडिविजुअल होता है, लाइक जिसको ऐसा लगता है कि एक सोर्स बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो बस उसको पकड़ के रखना है और बस आगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाओ, सब सब्जेक्ट्स कवर करते जाओ, धीरे धीरे डे बाय डे सब अच्छे से हो जाएगा। और ग्रैंड टेस्ट मेरे हिसाब से देनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मतलब पहले तो खुद को अपना लेवल पता चलेगा कौन से लेवल पे हम स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी को कम मार्क आते हैं तो धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस भी चेक कर सकता है कि डे बाय डे उसका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब रोज तो नहीं देने का होता है, वो तो बहुत रेयरली, मतलब लाइक स्टार्टिंग में इनिशियल में एवरी 15 डेज देना चाहिए। सबसे पहले तो जब तुम पढ़ने मतलब टाइम टेबल बनाओ उस टाइम एक ग्रैंड टेस्ट देके बनाओ, फिर उसके हिसाब से तुमको लाइक मैरो में जो ग्रैंड टेस्ट थी उसमें बहुत अच्छा था कि वो लोग तुम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में तुम्हारा कितने स्कोर हुआ है, तो उस हिसाब से तुम वीकर सब्जेक्ट्स को ढूंढ सकते हो। फिर उस हिसाब से तुम अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ खुद के लिए, फिर उसका सोर्स ढूंढो कौन सा सोर्स अच्छा है इस सब्जेक्ट के लिए। और अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक कोई भी ऐसा प्रीप लैडर, मैरो, कोई भी प्लेटफॉर्म, तो उसको पर्टिकुलर फॉलो करो और उसके उसके अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करो। फटाफट एक रिवीजन, मतलब फटाफट फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन करो। मीनवाइल ऐसा नहीं सोचने का कि मेरा तो अभी सब्जेक्ट्स बाकी है, 5-6 सब्जेक्ट हुए, अभी कैसे ग्रैंड टेस्ट दूं, फिर भी दो। एवरी 15 डेज ग्रैंड टेस्ट देनी चाहिए। फिर एवरी 15 डेज तुम लोग दोगे तो फिर पता चलेगा डे बाय डे कैसा इंप्रूव हो रहा है। फिर लास्ट में तो एवरी वीक देना चाहिए। फिर हम सब ने सोचा था कि एग्जाम के 5 दिन पहले एवरी डे हम एक ग्रैंड टेस्ट देंगे, बट वो जो लास्ट के जो दिन डेज होते हैं उसमें ऐसा होता है कि तुमको खुद को आइडिया नहीं होगा क्या करना है, क्योंकि फिर कैसा होता है कि कोई सब्जेक्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं या फिर कुछ होता है तो हमको पता चलेगा ये टॉपिक मुझे पता नहीं है, इसमें ये थिंग अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो फिर तुम वो करने बैठोगे सब्जेक्ट वाइज। फिर वो तुम टॉपिक करोगे तो उसमें से कुछ थर्ड थिंग तुमको ऐसी लगेगी कि नहीं ये भी मेरा बाकी है, उस हिसाब से तुम 5-6 दिन ऐसे देना चाहिए, बट उसके पहले एक जीटी तो नहीं है बिल्कुल। उस हिसाब से। सो चारों से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 140 से 149 में फेल हुए। तो जो 140 से 149 वाले होते हैं, क्या उनको फिर से कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, फिर से नए सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, या क्या करना चाहिए उनको? 149 और जैसे वो सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब उन लोग की प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। मेन डिपेंड करता है एग्जाम डे का तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एग्जाम डे पे, वो सारे सिचुएशन, आजू बाजू का एनवायरनमेंट, वो बहुत मैटर करता है। फिर अगर तुम उस दिन कुछ किसी ने कोई सवाल पूछा हो तुमको सुबह कि इसका क्या आंसर होगा, लाइक कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन भी किया एग्जाम के पहले और तुमको थोड़ा भी उसका आइडिया मतलब नहीं होगा, तो तुम पूरे डिमोटिवेट हो जाओगे उस सब्जेक्ट के लिए, ये तो मैंने परसों देखा था अभी याद नहीं आ रहा है। ऐसा होगा, बहुत सारी चीज में होगा, बट एग्जाम पे जब क्वेश्चन सामने आएगा और उसके ऑप्शंस देखेंगे तो सब कुछ रिकॉल हो ही जाएगा। तो अगर ऐसा पहले से सोचा एग्जाम के पहले ही कि ये तो कैसे होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसमें से प्रिपरेशन भले सेम हो फिर भी 15-20 मार्क्स का डिफरेंस ऐसा ही हो जाएगा। अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो, भले उतना ही पढ़ा हो, दो लोग ने उतना पढ़ा हो, बट किसी में कॉन्फिडेंस कम है तो उस हिसाब से उसके मार्क भी कम ही आएंगे, भले सेम चीज सेम सोर्स भी पढ़ा हो, वो हम्म। ज्यादा मैटर करता है। तो प्रिपरेशन तो उन सब की भी अच्छी ही होगी, बट ये सब थिंग मैटर कर गए होगे, या फिर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए होगे, उस हिसाब से ऐसा ऐसा बहुत मैटर आप करता लोगों है। को क्या लगता है जो बाकी जो लोग हैं 140 से 149 के लिए? मैं मैं नहीं एक्चुअली उनके लिए बेस सिर्फ यही मैं मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, लाइक कोई 150 पार कर चुका है, कोई नहीं कर, बट मेहनत हम सब, मेहनत किसी ने कमी नहीं रखी।
तो बस उसी को आगे बढ़ते चलो और उसी को फॉलो करो, जो सोर्स है वही पढ़ो। एक्चुअली तुमने 2 बार पढ़ा होगा तो एटलीस्ट उसको ट्राई करोगे तुम 5-6 बार वही सोर्स घिस डालोगे। अभी एग्जाम का क्या पता है, लाइक एक रीड में अगर 7-8 लाइनर है तो यू कांट रिकॉल कि भाई क्या पढ़ा था क्या नहीं, वहां पे तुम्हें रट्टा ही काम। ठीक है, जब तक जितनी बार तुमने फ्रेशअप किया होगा अपने सब्जेक्ट पर वही चीज काम आएगी रिकॉल। एक्चुअली मैंने 2-3 मिस्टेक की थी एग्जाम के दिन, कि जैसे मैंने सोना कम कर दिया था एग्जाम के वीक 4 में, तो स्लीप हमेशा हमेशा सबको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स लेंगे, एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले तो ये शेड्यूल रखना है। और दूसरी बात था कि पहला पेपर मैंने जैसे एज अ मॉक टेस्ट की तरह दे दिया था कि चलो हो गया, बट दूसरे पेपर में मैंने कहा कि भाई शायद हमारा डेट के अंदर अंदर रहता है, तो मैंने अपने आप को सेल्फ टॉक और पेप टॉक एग्जाम के दौरान ही देने चालू कर दिए थे, एंड वो एंजाइटी लेवल काफी रिड्यूस हो गया था। तो एंशियस नहीं होना कभी एग्जाम के टाइम पे, और बस यही अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जर्नी चलती रहेगी। ऑफकोर्स कभी गाड़ी रुकी नहीं हमारी, ऑफकोर्स हम डॉक्टर वहाँ पे तो हमें डॉक्टर बुलाते हैं, बट यहाँ पे भी बुलाना जरूरी है, तो उस टाइटल के लिए हमें अचीवमेंट Definitely. Yes, definitely. और जब हम यही है। मॉक टेस्ट देते थे तब हम टाइमिंग भी वही रखते थे जो एग्जाम का टाइमिंग था। मतलब 9 बजे बैठ जाते थे मॉक टेस्ट देने और 2 बजे दूसरा पार्ट देते थे। वही टाइमिंग रखते हैं, फिर वो मतलब हैबिट हो जाती है उस दिन के लिए। मतलब ये टाइम पे एग्जाम देने की, मतलब तब कुछ नींद और वो डिस्टर्ब ना करे बीच। बिल्कुल। और 2 वीक्स पहले वो टाइम टेबल वैसा बना लेते। तो प्रतीक भाई आप कुछ कहना चाहते हो? अभी 147 148 जो जिसका आए है उसको भी डिप्रेशन में तो जाएंगे अभी 2 दिन के लिए, अभी क्योंकि वो तो है अभी, तो जाना नहीं चाहिए, बट अभी वो जाते हैं क्योंकि इतनी मेहनत की होंगी उन लोगों ने, हमारी जितनी मेहनत की होंगी उन लोगों ने। बट प्रॉब्लम एग्जाम के दिन जो सनी ने बोला कि एग्जाम के दिन माइंडसेट अलग होता है, तो वो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई ज्यादा और उसकी वजह से ये मार्क्स आए, ऐसा लगता है मुझे। तो उन लोगों को मेहनत तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी क्योंकि अभी 6 महीने कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो तो फिर रिजल्ट अफेक्ट होगा ही, तो कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जाम के दिन टेंशन नहीं लेना, एग्जाम के दिन टेंशन लेंगे तो फिर से वही होगा कि मेहनत तो की थी हमने बट पैनिक हो गए तो एग्जाम रिजल्ट अफेक्ट किया। तो एग्जाम के दिन आनंद ने जैसे बोला कि स्लीप बरोबर होनी चाहिए, जो भी खाना बाना सब अच्छा होना चाहिए, वो सब तो सब रखते ही है ख्याल, बट पैनिक नहीं होना एग्जाम में कि भाई हमने मेहनत की है तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि हमने मेहनत की है तो हम पास हो ही जाएंगे, कुछ डर नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई हम निकल जाएंगे, इस बार प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम पास हो जाएंगे, हमको सब आता है और जिसमें से पढ़ा है उसमें से कुछ सोचना नहीं दूसरा, और डायरेक्ट पेपर देने बैठ जाना है और पूरा दिमाग लगा के 100% दे के निकलना है कि बाहर निकले तब ऐसा लगना चाहिए कि हमने हमारा 100% दिया है और इससे अच्छा हम नहीं कर सकते, ये हमारा पूरा 100% था, बस ऐसा करके निकलना है बाहर, तो 100% हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। वो सब लैकिंग करते हैं सब लास्ट मोमेंट पर पैनिक हो जाते हैं, वो सब ऐसा लगता है मुझे। बाकी तो 147 148 वाले ही बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा ऐसे एग्जैक्ट, बट ये मुझे लगता है। The thing is that like at the end on the day of the exam, जब एग्जाम देने बैठेंगे तब हमको खाली यही सोचना है कि जो भी पढ़ा था वो तो पढ़ लिया है, अब जो होना है वो होगा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम के दिन तुमको पता चला कि ये सब बाकी है या फिर XYZ, तो ऐसा तो नहीं है कि उस दिन तुम पढ़ने बैठोगे। जो पढ़ लिया है वो उसमें से ही तुमको अपना बेस्ट देना है, तो फिर सोच के डिमोटिवेट क्यों होना है। सही बात है, बिल्कुल। और एंड में क्या नया सोर्स एक भी नया सोर्स नहीं पकड़ने का, जो आता है वो रिपीट करने का। बिल्कुल। एग्जाम के आगे दिन वो नया पढ़ा फिर लगा कि ये आता ही नहीं है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल। यस। और फिर एग्जाम देते टाइम भी एग्जाम देते टाइम भी अगर हम MCQ देखते हैं कोई भी
तो जो पहला आंसर अपने दिमाग में आता है वही टिक करने का, फिर वापस जाके और रिव्यू नहीं करना, आंसर चेंज नहीं करने का। मेरे साथ वो 2 MCQ में ऐसा हुआ कि मैंने वो आंसर चेंज किया और वो पहले जो किया था टिक वो सही था। 2-3 MCQ में ऐसा हुआ, मतलब वो चेंज नहीं करने का, जो दिमाग में पहला आंसर आता है वही टिक करने का और वही रहने देना। सही बात। और एक बात कि जो यस डॉक्टर आनंद, यस। तो और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इमेजेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सोचते हैं इमेजेस से कुछ नहीं आ रहा, इस बार भी पेपर में हम देखा जाए तो कम से कम एटलीस्ट 50 इमेजेस थे, जो तुम्हें अगर सिर्फ इमेजेस देख रखी होगी, कहीं भी सुन भी होगी, तो तुम अपने आप से आंसर मार्क करो। तो इमेजेस का काफी बड़ा महत्व है इस एग्जाम में। लाइक हमने एग्जाम के एक दिन पहले हम पांचों ने सिर्फ इमेजेस से रिफ्रेश किए थे। एक PDF थी और 400 करीबन कुछ पेज की, हमने वही रिफ्रेश की थी। आई थिंक वही काफी बेनिफिशियल रहा। और PYQs ऑफ कोर्स, PYQs रिपीट नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट उसके जो टॉपिक थे उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे रिपीट होंगे फॉर श्योर। हमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जो हमने कहीं ना कहीं देखे। तो यही है कि PYQs करो और इमेजेस करते रहो। हाँ सनी। यस, वही बात मैं बोल रहा था। आनंद ने जो बताया ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मतलब जो भी सोर्स हो, मतलब उसको अच्छे से देखना है, मतलब उसके ऊपर नीचे आगे पीछे सब कंप्लीट करना है। सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। मतलब जैसे तुमने प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन देखा होगा, तो फिर उसमें तुमको मतलब वो सेम टू सेम तो रिपीट नहीं होने वाला है, बट उसके ऊपर नीचे तुमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ऐसा। बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छा वीडियो रहा है आज का। ये जो भी बाकी सब लोग भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। और बाकी और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको और भी कोई डाउट होते हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इन पांचों में से जो भी इन लोगों को टाइम मिलेगा, ये लोग आपके उन कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे जो भी आपके डाउट्स हों। क्योंकि जब एग्जाम है तो वो भी भाई, जब एग्जाम पास करते हैं तो जब तक इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होती तो इंसान सब यही सोचते हैं कि भाई हम भी कुछ हेल्प कर सके, तो ऑब्वियसली वो सच्ची बात क्या होती है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आप सभी को इंटर्नशिप के लिए ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। गुड बाय। थैंक यू। गुड बाय। थैंक यू डॉक्टर दीपक।